नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो आज की खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स की। दुनिया अभी कोरोना की महामारी से उबर भी नहीं पाई है और दुनिया की बड़ी आबादी को अभी कोविड की वैक्सीन भी नहीं लग पाई है। ऐसे में एक नया खतरा मंकी पॉक्स अफ्रीका के रास्ते दूसरे देशों में अपने पैर पसारने लगा है। अफ्रीका से होते हुए मंकी पॉक्स नाम की यह बीमारी अमेरिका, कनाडा होते हुए कई यूरोपीय देशों में पहुंच रही है। फिलहाल इसके मामले तो कम मिले हैं, लेकिन यह खतरा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एम वली से न्यूज 18 ने जानने की कोशिश की कि आखिर मंकी पॉक्स भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और ये कितना ज्यादा संक्रामक है। सुनिए। एक और दुर्लभ संक्रमण अब सामने आ रहा है जिसे मंकी पॉक्स कहते हैं। क्या होता है ये मंकी पॉक्स, पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर डॉक्टर एम वली। सर, कोविड तो लोगों ने सुना, उसके बाद अब मंकी पॉक्स जैसे संक्रमण के बारे में भी लोग सुन रहे हैं। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं? ये बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह का एक वायरस होता है और ये वायरस अफ्रीका में पाया जाता था, सेंट्रल अफ्रीका में। वहाँ एक रेन फॉरेस्ट जोन है, उस जोन से निकलकर अब चूंकि ये वायरस यूरोप में और स्पेन वगैरह कई नई कंट्रीज़ में, करीब 18 ऐसी कंट्रीज़ में पहुँच गया है जो एंडेमिक जोन्स इसके नहीं कहलाते हैं, तो ये चिंता का कारण बन गया है। अब चूंकि ट्रैवल इतना ज़्यादा होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल रिलेटेड स्प्रेड तो है इसका। और हम अभी बहुत सारे वायरसेस को पहचानने लगे हैं। कोविड के बाद हमने वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर ली हैं जिनसे हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, तो ये मंकी पॉक्स भी आइसोलेट हो गया। सबसे पहले इसमें यूके से इसका शुरू हुआ, तो यूके में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये तो पॉक्स लाइक वायरस है और इसमें लक्षण भी स्किन में होते हैं। हालांकि बहुत ख़तरनाक नहीं है, डेथ्स इतनी कॉमन नहीं है इसमें, लेकिन 12 से 14 दिन के इंक्यूबेशन के बाद ये अपना कमाल दिखाता है और स्किन में लीजन्स करता है और आंखों को भी इन्वॉल्व करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सर, ये लक्षण किस तरीके के हैं? मतलब कैसे लोगों को पता चले, या मतलब कैसे दिखते हैं, क्या है ये? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी जो रैश है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, लक्षण हर वायरल बीमारी के करीब करीब एक से होते हैं। वो लक्षण होते हैं बुखार आना, स्किन में रैश होना, आइज का इन्वॉल्वमेंट होना, नाक से सिक्रीशन आना, कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है वायरल इन्फेक्शन तो निमोनिया का हो जाना, और ऐसे केसेस फिर ये सीरियस हो जाते हैं। तो मंकी पॉक्स का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये वायरल इलनेस है, तो इसको आइडेंटिफाई करके कॉम्प्लिकेशन से रोकना ही इसका मैनेजमेंट है। इसकी रैश के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो रैश भी कई तरह की हो सकती है। हमारे यहाँ बेसिक 5 तरह की स्किन रैशेज होती हैं। फ्लैट रैश होती है, मैक्यूल, पैप्यूल, ब्लिस्टर और उसमें पनियाला जिसको कहते हैं, तो ये सब तरह की, और स्कैब भी बन जाता है बाद में। तो सब तरह की रैश जो है, मैक्यूल, पैप्यूल, पस्चूल, जैसे पस फील्ड को पस्चूल कहते हैं, और बाद में वो सूख जाता है तो उसको हम स्कैब कहते हैं। तो हर तरह की रैश होती है। और स्कैब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो खुरन जिसको हम कहते हैं, वो उसमें वायरस बहुत ज़्यादा होता है, इसके सिक्रीशन में वायरस बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। खांसी का जो बलगम सिक्रीशन, आंसू हैं, उन सिक्रीशन से भी ये फैल सकता है, और जब ये आई में जाता है तो आई को इन्वॉल्व करता है, कंजंक्टिवाइटिस करता है। तो ये फैलने वाला वायरस है, इसलिए इसके लिए सचेत रहना है। तो मंकी पॉक्स, और आज मंकी पॉक्स का अगर हम जिक्र करें तो विश्व के कई देशों तक मंकी पॉक्स वायरस पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देशों से ये वायरस धीरे धीरे विश्व में फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये चिंता का सबब भी है। और आज इसी पर हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश गुप्ता हैं, एमडी मेडिसिन। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश आपका न्यूज 18 पर। डॉक्टर सुहास यादव हमारे साथ हैं, आयुर्वेदाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सुहास। और डॉक्टर राजेश, आपसे समझना चाहूंगा, मंकी पॉक्स ये हो सकता है कि पहले से हमारे मौसम में मौजूद हो, हमारे जलवायु सब जगह मौजूद हो, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी चर्चाएं नहीं हुई हैं, लोग जानते नहीं हैं। नया नाम है मंकी पॉक्स। थोड़ा सा बताइए क्या है ये, आम भाषा में आम जनता भी समझ सके।
डॉक्टर राजेश। ये एक प्रकार का ये एक प्रकार का वायरस इन्फेक्शन ही है जो काफ़ी स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है। इसकी चर्चा या जानकारी हम लोगों को मतलब आम जनता को इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक ये सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाता था और ये पहली बार हुआ है कि ये यूरोपियन कंट्रीज में पाया जा रहा है। और चिंता इसलिए है कि जिन मरीजों में आया है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है अफ्रीकन कंट्रीज़ की, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात हो रही है कि इसलिए बाकी विश्व में भी फैल सकता है। और इसके अगर लक्षण के बारे में आप पूछेंगे तो लगभग स्मॉल पॉक्स जैसे ही लक्षण होते हैं। पहले बुखार होता है, बदन दर्द, बहुत ज़्यादा थकावट, उसके बाद जो है उसके रैशेस आने चालू होते हैं और गले में जो ग्रंथियां रहती है, लिम्फ नोड जिनको बोलते हैं, उसमें सूजन आके वो दिखने लगते हैं। ये मुख्य रूप से इनके लक्षण रहते हैं। जी, बहुत ज्यादा चिंता करने की दरकार है क्या डॉक्टर राजेश? सवाल मेरा आपसे ही है, चूंकि हमने कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को भी झेला है, ऐसे में कोई छोटी परेशानी भी आ जाए तो लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। जी अभी मेरे हिसाब से अभी पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि एक तो हमारे देश में अभी है नहीं और ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है। जो वायरल इन्फेक्शन बाकी सर्दी खांसी बुखार जैसे रहते हैं वैसे ही इसमें भी ये धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाता है। हालांकि कॉम्प्लिकेशन इसके होते हैं निमोनिया जैसा होने का, लेकिन रिस्क बहुत कम है। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की ज़रूरत ही तो है ही। जैसा हमने कोविड में किया था, आम जनता ने किया था, दूरी बनाए रखना, हाथ अच्छे से वॉश करना। जो ये इन्फेक्टेड पेशेंट रहते हैं मंकी पॉक्स के, इनके जो सिक्रीशंस आते हैं उससे बचाव करके रखना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि दूरी बना के रखें और सस्पेक्टेड पेशेंट से दूर रखें। जी बिल्कुल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है ताकि मंकी पॉक्स से बचा जा सके। डॉक्टर सुहास, आयुर्वेद में क्या इस तरह की किसी बीमारी की पहचान अभी तक हुई है? नमस्ते। देखिए, आयुर्वेद में ऐसा है कि सुश्रुत संहिता में संक्रमण जन्य विकारों का पहले से वर्णन है और सुश्रुत संहिता में स्पष्ट उन्होंने बताया है कि कई ऐसे रोग हैं जो भविष्य में पैदा होंगे जिनको नाम अभी नहीं दिया जा सकता, परंतु दोषों के अनुरूप जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ और 7 धातुओं की अवस्था के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे आप लक्षणों की बात करें, अगर ट्रेस हो रही है या दाने जैसे निकलकर आ रहे हैं, उसके अंदर पस पड़ रहा है तो वो कफ का लक्षण होगा। अगर बुखार आ रहा है तो ज्वर की चिकित्सा उसमें लागू होगी। अगर दर्द हो रहा है तो वात की चिकित्सा उसके ऊपर लागू होगी। तो अनुक्त है। जैसे कुछ समय पहले एक महामारी आई थी, उसका वर्णन आयुर्वेद में डायरेक्ट नहीं है, पर उसके लक्षण के आधार पर उसकी चिकित्सा आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत अच्छी प्रकार से की। तो संक्रमण जन्य विकारों का वर्णन यानी कि पहले से है और हजारों वर्ष पहले से है। इस तरह के लक्षण जो मंकी पॉक्स में लक्षण देखे जाते हैं, आयुर्वेद में भी इसका इलाज है उपलब्ध डॉक्टर सुहास? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। लक्षण के आधार पर जब चिकित्सा की जाती है तो उसका बहुत आसानी से जो है वो चिकित्सा होती है। सबसे पहले तो ये रोग फैले नहीं, उसके बारे में भी आयुर्वेद में वर्णन है कि संक्रमण जन्य रोगों से किस तरह से बचा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि हमें थोड़ा सा आइसोलेट रहना है। अभी इंडिया में आया नहीं है इसलिए डर के रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी भारत में एक भी पेशेंट इसका निकलकर नहीं आया है, पर फिर भी जैसे अगर पेशेंट निकलकर आ जाते हैं बाई चांस इंडिया में, तो हमें बच्चों को खास तौर पे लोगों से दूरी बनाकर रखवाना होगी। आयुर्वेद में स्नेहन का वर्णन है। जैसे हम मालिश करते हैं, अगर हम मालिश करते हैं तो कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस स्किन के ऊपर एकदम से अटैक नहीं कर सकता। जी हेलो, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मैं लौटता हूं आपके पास दोबारा। डॉक्टर राजेश, सिम्टम्स का एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि सिम्टम्स आम जनता के जहन में ये जरूर उन्हें अंदाज होना चाहिए अगर कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो वो किस चीज के सिम्टम है, लक्षण है, और ऐसी स्थिति में किसी तरह के कोई टेस्ट कराने की भी दरकार है अगर कोई आशंकाएं होती हैं। जी देखिए, सिम्टम तो जो है 5 से 14 दिन के बीच में चालू हो सकते हैं जब भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है।
तो पहले शुरुआत में तेज बुखार के साथ में सर दर्द, बदन दर्द, बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट जी। और उसके बाद फिर जो है रैशेस दिखने चालू होते हैं। जैसे अपन पहले बोलते थे माता आ रही है, माता आ रही है, जो जनरल आम जनता जिसको समझती है, जी। उस प्रकार के रैशेस आने चालू होते हैं। और गले के जो लिम्फ नोड है या गठाने रहती है वो दिखने लगती है। स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स में ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड नहीं एनलार्ज होते, लेकिन मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड भी एनलार्ज होते हैं। और जो ऐसा 4-5 स्टेजेस में रैशेस चालू होते हैं और बाद में इनसे जो फ्लूइड निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा संक्रामक होता है। तो इसमें एडवाइस वही रहती है कि ऐसे मरीजों से दूरी बनाए रखें, उनका जो फ्लूइड्स है उससे दूरी बना रखें, क्योंकि फ्लूइड्स में वायरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है और वो सबसे ज़्यादा संक्रामक होता है। और बाद में ये कई बार आँखों में भी होता है, जिसमें आँखें लाल होती है, सूजन आती है, खुजली होती है, जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस जैसा होता है वैसे भी सिम्टम हो सकते हैं इसमें। जी। फिर मैं एक पुरानी लाइन लेकर चल रहा हूं, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे शरीर के अंगों को इफेक्ट डाला कोरोना ने। मंकी पॉक्स शरीर पर ऊपर हिस्से पे ही ये सिम्टम इसके नजर आते हैं, रेशेस नजर आते हैं। डॉक्टर राजेश, सवाल मेरा आपसे ही है, या फिर शरीर के अंदर भी कोई इफेक्ट डालता है ये? जी डॉक्टर राजेश। शरीर के अंदर के किसी पार्ट्स को भी डैमेज करता है क्या मंकी पॉक्स? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर राजेश तक। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुहास लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुहास, आप चलिए, डॉक्टर सुहास के पास भी हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मंकी पॉक्स हालांकि अभी देश में आया नहीं है, लेकिन चिंताएं जरूर शुरू हो गई हैं और इसको लेकर मशवरा दिए जा रहे हैं कि एहतियात बरतें ताकि किसी भी तरह के संक्रामक रोग से बचे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि यह भी एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाए, चूंकि अफ्रीकी देशों से होते हुए कई दूसरे देशों में मंकी पॉक्स पहुंचा है। परेशानी बढ़ाई है मंकी पॉक्स ने। जानवरों के माध्यम से ये जो बीमारी है वो लोगों तक पहुंचती है। डॉक्टर सुहास हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर सुहास, आयुर्वेद में कहा जाता है कि बीमारी होने से पहले ही उसे क्योर कर लिया जाए, यानी कि पहले से प्रिकॉशंस लेकर चलें, कुछ दवाई लेकर चलें तो किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। ऐसी भी कोई व्यवस्था है, विकल्प हैं आयुर्वेद में? बिल्कुल। आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के हिसाब से बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। पहले तो खान पान, हम जिस प्रकार का खान पान खाते हैं उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण हो जाता है। जैसे मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि 2 प्रकार के रस आपस में नहीं लेना चाहिए। जैसे गर्म के साथ आप ठंडा ले रहे हैं या नमकीन के साथ आप मीठा ले रहे हैं, इस प्रकार से सेवन अपने को नहीं करना है। स्नेहन, मालिश का प्रयोग हमें अपने शरीर के ऊपर करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन फैलने के खतरे कम रहेंगे। मैं पुनः बोलूंगा कि मास्क का प्रयोग वापस से हमें थोड़े समय के लिए करना चाहिए। कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति छींक रहा है या इन्फेक्शन नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से भी आ सकता है। इसमें संक्रमण त्वचा से त्वचा का संक्रमण हो सकता है। जैसे यह संक्रमण फैला हुआ है और अगर उससे पस निकल रहा है और अगर उससे कोई टचिंग हो जाती है तो संक्रमण फैलने के चांसेस 100% रहेंगे। पर अगर इस टचिंग के बीच में अगर तेल का आवरण हो, भले वो नारियल का तेल हो, भले वो तिल्ली का तेल हो, भले वो सरसों का तेल हो, अगर हम इससे मालिश कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है वो अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अश्वगंधा, गिलोय, चिरायता, तुलसी, ऐसी कुछ औषधियां हैं जिन औषधियों के नियमित प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता में अगर वृद्धि होती है और अगर ये रोग हो भी गया तो इसके उतने ज्यादा दुष्परिणाम नहीं होंगे जो अन्य लोगों को होंगे। जी, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो जी अगर नियमित तौर पे करवाया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बढ़ती है। जी जी, बिल्कुल। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भी, उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बेहतर रहे तो कई रोगों से बचा जा सकता है। डॉक्टर राजेश, संक्रामकता का जिक्र यहां पर हो रहा है, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा, केवल
त्वचा के संपर्क में आने से ही ये संक्रामक या दूसरे तक पहुंचेगा, या फिर कोई छींके खांसे या फिर कुछ और ऐसे कोई जरिया भी हैं क्या जिनके माध्यम से ये दूसरे तक पहुंच सकता है मंकी पॉक्स? यानी कि किसी सतह को किसी संक्रामक व्यक्ति ने अगर टच किया, उसे कोई दूसरा टच कर ले तो भी गुंजाइश है क्या? हाँ, ऐसा है पॉसिबिलिटी। सबसे पहले तो वही क्लोज कांटेक्ट वाला जो है, अगर मरीज के क्लोज कांटेक्ट में, और ख़ास तौर पे उसके जो फ्लूइड है वो संक्रामक रहता है। रेस्पिरेटरी भी जो है, खांसने से, अगर मरीज खांस रहा है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो भी, उससे भी संक्रमण हो सकता है। हालांकि जैसा हमने कोविड में देखा है उतना सीरियस नहीं होता, उतना तेजी से नहीं होता, लेकिन एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि मरीज जब खांसेगा तो वो 6 फुट तक उसका वायरस जो है जाएगा। तो इसलिए क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए। और तीसरा, जो मरीज के बॉडी फ्लूइड्स हैं उससे जैसे संक्रामक होता है, तो मरीज जहाँ सो रहा है, जो बेडिंग है या जिस चीज़ को वो छू रहा है, अगर वो फ्लूइड उससे टच हो रहा है तो वो दूसरे पर्सन को लग सकता है, प्रोवाइडेड कि उनकी स्किन कहीं से ब्रेक हुई हो जहाँ से वो वायरस को एंट्री हो सकती हो। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है फैलने की। संक्रमण की तो है पॉसिबिलिटी, मेनली क्लोज कांटेक्ट, फ्लूइड, और तीसरा ये रेस्पिरेटरी वाला, और ये इनके कपड़े में जो भी लगता है बॉडी फ्लूइड वगैरह पेशेंट का, उससे भी फैल सकता है ये। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, सवाल आपसे ही है मेरा। शुरुआती दौर में अभी तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा संक्रामक या बहुत ज्यादा घातक ये नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की दरकार नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक बार आने के बाद ये धीरे धीरे अपना स्वरूप बदले कोरोना के अंदाज में। और दूसरी बात ये कि प्लेग और एड्स जैसी बीमारियां भी जानवरों के माध्यम से लोगों तक पहुंची, आम जनता तक पहुंची, वैसी घातकता तो नहीं है इसमें? जी, अभी तक जो यूरोपियन कंट्रीज में जो भी पेशेंट आए हैं, अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है जी। तो इसमें 2 प्रकार के वायरस रहते हैं अफ्रीका के, एक कॉन्गो बेसिन वाला वायरस है और एक दूसरा वायरस है। तो कॉन्गो बेसिन वाला थोड़ा खतरनाक है, जो कि अभी तक यूरोपियन कंट्रीज में उतना नहीं मिला। अब चूंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई है, तो यूरोपियन कंट्रीज में अभी तक तो ये बहुत मारक क्षमता इसकी नहीं है। लेकिन अगर आप लिटरेचर में देखेंगे तो इनका जो हम लोग मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं वो 3.5% से 10% तक है। मतलब हर 10 में से 1 पेशेंट सीरियस हो सकता है। तो अभी फिलहाल तो वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा आप आशंका जता रहे हैं, आगे चल के ये हो सकता है संक्रामक और ज़्यादा। जी बिल्कुल, ये भी आशंकाएं हैं। डॉक्टर सुहास, अगर ठीक है, अच्छी बात है, अभी तक देश में कोई भी मामला सामने नहीं आया। जी, पॉसिबिलिटी रहेंगी। डॉक्टर सुहास, अगर खुदा ना खास्ता ये हमारे यहाँ भी संक्रमण पहुंच जाए, हमने कोरोना संक्रमण काल में देखा है कि आयुर्वेद ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तमाम तरह की औषधियां कोरोना में कारगर रही हैं, और न केवल पहले बल्कि कोरोना संक्रमण होने के बाद में भी। मंकी पॉक्स में ऐसी क्या औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है संक्रमण होने के बाद, खाने के तौर पर, लगाने के तौर पर? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुश्रुत संहिता में बताया है, नाम नहीं दिया है मंकी पॉक्स होगा। लक्षण के आधार पे, जैसे आप ये समझ लीजिए कि स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं या जलन पैदा होती है या खुजली होती है, तो शद्धोत घृत जैसे घी, एक विशेष प्रकार का घी आता है शद्धोत, उसका प्रभाव हम अपने शरीर के ऊपर देख सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। साथ में नारियल के तेल का प्रयोग नियमित, ये रोग हो या न हो, हम लोग तेल की मालिश अभी नियमित कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें लाभ होगा। दूसरी बात, अगर शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, उष्णता जन्य विकार आते हैं, तो हमारे इसमें षडंग पानीय की व्यवस्था बताइए। षडंग पानीय नाम से विशेष प्रकार की औषधि होती है, उसके काढ़े बना के लिए जाते हैं। जी, आपने शायद सुना होगा, जब चिकन पॉक्स हुआ करता था तो नीम अपना बहुत अच्छा रोल अदा करता था। नीम का प्रयोग या नीम की पत्तियों से बनी हुई टैबलेट्स ली जाएंगी तो बहुत अच्छा काम करेंगी। इसमें चिरायते का बहुत अच्छा रोल देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा यही की जानी चाहिए कि हम पहले से तैयार रहें, और आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो, तमाम हर जरिए